हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। चलिए आज हम साइंस का लेसन 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखेंगे। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट हो तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। शिव अनुजा नाम से यह चैनल है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन, इसमें हमें क्या क्या देखना है कि माल न्यूट्रिशन क्या है और विच आर द वेज टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन, और माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। माल न्यूट्रिशन हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो उसका मतलब है कुपोषण। मतलब अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं दे पाते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, माल न्यूट्रिशन हो जाती है या कुपोषित हो जाती है, जिससे कि हमें बहुत समय तक बहुत सारी उसकी कमियों की वजह से, विटामिन्स की कमियों की वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं या फिर हमें कमजोरी आ सकती है, अनीमिया हो सकता है। तो हम चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन, some life processes go on continuously in organisms, living organisms. Substances which are digested and assimilated for obtaining energy and for the growth and health of our body are called foodstuffs. तो हमारी लाइफ प्रोसेसेस या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है और हम कुछ जो भी खाते हैं या फिर हम जो भी डाइजेस्ट करते हैं या फिर हमारी बॉडी में जो भी फूड जाता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है उसे हम फूड स्टफ्स कहते हैं। वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड स्टफ्स, और फूड स्टफ्स से हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेमली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, तो हमें क्या लगते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है और फैट्स। इनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। उसी तरह जो मिनरल्स है और विटामिन्स है वह हमें स्मॉल क्वांटिटी में लगते हैं, इसीलिए हम उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वह अभी हमने देखें। यहाँ पर देखिए हमें कुछ पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो वह प्रोसेस जो हम फूड खाते हैं और हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उस फूड की क्या, उस फूड से हमें क्या क्या मिलता है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। नीड फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन या पोषण की ज़रूरत हमें क्यों होती है, टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। अगर हम अच्छा पोषक खाना खाएंगे, न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे तो हमें क्या होगा, एनर्जी काम करने के लिए मिलेगी। सेकेंड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। थर्ड है टू रिप्लेस द डैमेज सेल एंड रिपेयर टिश्यूज़। कई बार देखिए हम लोग बीमार पड़ जाते हैं ना, तो हम लोग उस समय हमसे खाना खाया नहीं जाता है, फिर धीरे धीरे हम मेडिसिन्स वगैरह लेते हैं और खाना जो भी है वह खाते हैं। जो भी हम अपनी फूड में लेते हैं उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो थोड़ी रिपेयर होती है ना। तो हमारी बॉडी के जो डैमेज्ड सेल हैं और टिश्यूज़ हैं उन्हें रिपेयर करने का काम करता है, न्यूट्रिशन करता है। और टू फाइट डिजीज़ेस, और सही बात है, हमारे डिजीज़ेस से लड़ना है तो हमें खाना, अच्छा खाना, पोषक खाना खाना बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है। अभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। Some organisms can produce their own food and thus nourish themselves. This is called autotrophic nutrition. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं और अपने आप को नरिश रखते हैं, पोषक रखते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो some organisms depend on other organisms, plants or animals for their food and this is called heterotrophic
न्यूट्रिशन। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं तो वह कुछ प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, किसके लिए? अपने फूड के लिए। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अभी देखिए हम यहाँ पर देखेंगे न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, है ना। तो जो न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स को हमने देखा कि वो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनकी ज़रूरत होती है। तो उनके बारे में हमने क्या देखा कि वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इसी तरह मिनरल्स और विटामिन्स जो रहते हैं वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में उनकी ज़रूरत होती है, इसलिए उन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अभी हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में देखा। अभी हम यहाँ पर देखेंगे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स क्या होते हैं। यहाँ देखिए, हाउ डू प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड। हमें ये पता है ना, प्लांट्स अपने फूड खुद बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं? तो देखिए, प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। अभी प्लांट्स जो रहते हैं उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वो सनलाइट और क्लोरोफिल से अपना फूड बनाते हैं। Plants make their food in their leaves using water and nutrients from the soil and carbon dioxide from the air. Plants अपना जो फूड बनाते हैं वो लीव्स में बनाते हैं। क्या क्या यूज़ करते हैं? पानी, वाटर यूज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं। न्यूट्रिएंट्स उन्हें कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं, है ना। और एयर से वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और इस प्रोसेस से फिर वह अपना फोटोसिंथेसिस की जो है वह क्रिया होती है उनमें, और वह अपना फूड खुद से बनाते हैं। यहाँ पर देखो हमें फोटोसिंथेसिस जो है उसका यहाँ पे डायग्राम दिया है, फिगर दी हुई है ना हमें, है ना, किस तरह से वह बना रहे हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दिखाई गई है। सनलाइट है, प्लांट्स सनलाइट लेते हैं, है ना, और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लीव्स में क्लोरोफिल होता है। सॉइल से वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट ले रहे हैं और अपना फूड खुद से बना रहे हैं। और रिलीज़ क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। ये ब्लू एरोज से हमें दिखाया है ना। येलो एरोज से सनलाइट ले रहे हैं, वाइट वाइट ये एरोज है कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और नीचे हमें रूट्स की तरफ एरोस दिखाएं, देखो वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स, ये सॉइल में से रूट्स ले रही हैं। और ये ब्लू एरोस से हमें दिखाया गया है कि वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स में होती है। ठीक है, यहाँ हमें देखिए फॉर्मूला भी दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, फिर फूड, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इस तरह से यह यूज़ करके क्या क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल यूज़ करते हैं। क्या बनाते हैं? फूड है अपना बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड। प्लांट्स क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर रखते हैं और इसे ही वह फूड के फॉर्म में रखते हैं। यहाँ देखिए क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है हमें, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। ठीक है ना, इसे अभी हम देखते हैं। वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। हमने अभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में देखा कि रूट्स क्या करती हैं? सॉइल में से वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट जो है उसको एब्जॉर्ब करती हैं। द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स देम अप टू द लीव्स, और स्टेम जो रहता है वो सब लीव्स में उसे भेजता है। द लीव्स हैव माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स, और लीव्स में जो है बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स रहते हैं जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। थ्रू विच दे टेक इन द CO2 फ्रॉम द एयर, जिसमें से वह हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। The chloroplast present in the leaves contain chlorophyll which absorb sunlight. इसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट रहता है लीव्स में प्रेजेंट रहता है, देखो यहाँ क्लोरोप्लास्ट अभी हमने देखा ना, वो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। और यही जो क्लोरोफाइल जो रहता है, क्लोरोफाइल क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को फूड में कन्वर्ट करती है। किस किस को? सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है
और सारे न्यूट्रिएंट्स को भी लेती है साथ में, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भी लेकर वह फूड में कन्वर्ट करती है। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। अभी मैंने आपको ऊपर के फिगर में यह सारा समझाया। और ऑक्सीजन क्या होती है इसमें, इस प्रोसेस में रिलीज होती है। बिसाइड्स इसीलिए ना ऑक्सीजन ये किस तरह से पौधे वातावरण में देते हैं ना, इसलिए बार बार कहते हैं कि हमें पौधे लगाना चाहिए, हमें पेड़ लगाना चाहिए। क्योंकि क्या करते हैं, वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अपने फूड बनाने की प्रोसेस में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिटर्न में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। बिसाइड्स, ये इसके पहले ऊपर देखिए, बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सम अदर प्लांट्स, सम अदर पार्ट्स लाइक ग्रीन स्टेम्स टू एज दे कंटेन क्लोरोफिल। और लीव्स के अलावा भी फोटोसिंथेसिस जो है स्टेम में भी होता है अगर उसमें क्लोरोफिल कंटेंट रहता है तो, ठीक है ना। अभी देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। टेक अ पम्पकिन स्टेम हैविंग 2-3 लीव्स। एक पम्पकिन की जो स्टेम है वो लेना है जिसमें 2-3 लीव्स हो। कट इट अंडर वाटर विथ द शार्प ब्लेड। और उससे एक हमें क्या करना है, एक शार्प ब्लेड से उसे काटना है। टेक सम वाटर इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड ऐड 7-8 ड्रॉप्स ऑफ इंक टू इट। अब हम उसको क्या करेंगे, काटा हुए भाग को हम पानी में रखें, है ना। और टेक सम वाटर इन अ कॉनिकल, और एक थोड़ा सा पानी हम एक कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे, कोन की तरह का जो फ्लास्क होगा उसमें लेंगे। उसमें हम 7-8 ड्रॉप्स इंक डालेंगे। पुट द पम्पकिन स्टेम वर्टिकली इन दैट फ्लास्क। और उसी फ्लास्क में हम पम्पकिन की जो स्टेम कटी हुई है ना उसे हम खड़ा करके रख देंगे। तो put the pumpkin stem vertically in that flask. Observe the changes that take place in it and discuss them in the classroom. तो हम उसमें क्या चेंजेस आता है उसे हम देखेंगे। ये एक्टिविटी आप लोग भी करके देख सकते हो, ठीक है ना। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड द फ्लोएम। तो फ्लोएम रहता है उसमें और जाइलम रहता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स एंड वाटर्स फ्रॉम द रूट टू ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम जो रहता है, यहाँ देखिए ब्लू पार्ट से दिखाया है हमें, देखो फिगर दी है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स 4.3 फिगर दी है। तो जाइलम क्या कर रहा है, ये ब्लू पार्ट से हमें दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है मिनरल और वाटर फ्रॉम द रूट से मिनरल और वाटर को ऊपर की तरफ पहुँचा रहा है। और फ्लोएम क्या कर रहा है, transports the food, glucose etc. from the leaves to other parts of the plant. फ्लोएम क्या करता है, ये जो देखिए हमको कहाँ से दिखाई दे रहा है, पिंक भाग से दिखाई दे रहा है ना, पिंक एरोज दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसका, ग्लूकोज का और फूड का, लीव्स से लेता है और प्लांट्स के अदर भाग में पहुंचाता है। वेयर इट इज़ आइदर कंज्यूम्ड और स्टोर्ड, जहाँ पर यह कंज्यूम होता है या फिर स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। दो द प्लांट्स हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दे डू नॉट हैव अ सेपरेट डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम। यह प्लांट्स जो होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इसलिए इनका सेपरेट डाइजेस्टिव या एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ये पूरी फिगर में हमें कितनी अच्छी तरह से दिखाया गया है ना, कि किस तरह से यह नीचे से ब्लू एरोज से मिनरल्स और वाटर वगैरह पहुँचाया जा रहा है। और उस ये जो पिंक इससे हम देख रहे हैं क्या क्या पहुँचाया जा रहा है, तैयार हुआ जो फूड है वह पहुँचाया जा रहा है, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर देखेंगे प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और प्रोटीन कैसे बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अभी हमें यह देखना है कि प्रोटीन की पूर्ति के लिए प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं। अभी हम देखेंगे एयर कंटेंस
गैसेस नाइट्रोजन। एयर में कौन से फॉर्म में नाइट्रोजन होती है? गैस के फॉर्म में। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज गैसेस और नाइट्रोजन, लेकिन प्लांट्स जो गैस के फॉर्म की नाइट्रोजन है उसे यूज़ नहीं कर सकते। इट नीड्स टू बी फिक्स्ड दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स। उन्हें किस तरह की ज़रूरत होती है कि वह नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट होना चाहिए। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड। और ये जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है वो किस प्रोसेस से होता है? बायोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक मेथड से। तो किस तरह से होता है ये हम पहला देखेंगे। देखो, बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन किस तरह से होता है। Two different types of microorganisms can bring about biological nitrogen fixation. दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो यह बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। Root nodules of leguminous plants contain the rhizobium microorganisms. एक रूट नोड्यूल्स होते हैं किस प्लांट के? लेग्यूमिनस प्लांट के। इसमें राइजोबियम नाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो गैस के फॉर्म में रहती है उसे लेते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं इट इनटू इट्स नाइट्रेट अ कंपाउंड, मतलब नाइट्रेट के कंपाउंड के रूप में यह इसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एजोटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन सॉइल। इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसका नाम है एजोटोबैक्टर जो रहते हैं सॉइल में रहते हैं। दे ऑल्सो कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। और इस तरह से ये एजोटोबैक्टर नाम के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वह भी सॉइल में रहते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स दिए हैं हमें, यहाँ पर दिख रहे हैं रूट्स उसकी। ठीक है। डू यू नो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन? लाइटनिंग thunderbolts occur in the rainy season. This causes atmospheric nitrogen and oxygen to react with each other to form nitric oxide, which is again oxidized to form nitrogen डाइऑक्साइड। देखिए लाइटनिंग या थंडरबोल्ट्स होते हैं ना, जब बिजली कड़कड़ाती है रेनी सीजन के टाइम में, उस समय भी जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहती है ना वह एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं और फिर ये क्या करती हैं, रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसमें फॉर्म होती हैं और विच इज़ अगेन फिर से उनका ऑक्सीडाइज्ड होता है वो और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। The nitrogen dioxide dissolves in rainwater and is converted into nitric acid which gets added to the soil। और इस तरह से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहती है ना वो रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है और कहाँ जाएगी फिर वो डायरेक्टली सॉइल में जाएगी, है ना, इनटू नाइट्रिक एसिड विच गेट्स एडेड टू द सॉइल, और जो मिट्टी में मिल जाती है अलॉन्ग विद द रेन वाटर। जब बारिश का पानी गिरता है ना उसमें यह डिज़ोल्व होके मिट्टी में मिल जाती है। प्लांट्स यूज़ दिस नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ, और इस नाइट्रोजन को प्लांट्स अपनी ग्रोथ की प्रोसेस में यूज़ करते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। In some cases, 2 or more than 2 different types of plants live together to fulfill their needs of nutrition, protection, support, etc. with each others help, and this type of nutrition is called symbiotic nutrition। अतः अभी देखेंगे हम symbiotic in nutrition क्या होते हैं। In some cases, कुछ cases में 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स, 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं एक साथ रहते हुए अपनी जो नीड्स है न्यूट्रिशन की वो पूरी करते हैं, न्यूट्रिशन की, प्रोटेक्शन की, सपोर्ट की, और एक दूसरे की हेल्प से यह सब काम चलता है। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आया, ठीक है। सम फंगाई, जो फंगी जो रहती है ना, इट ग्रो अराउंड द रूट्स ऑफ सम अदर प्लांट्स। हम फंगी देखते हैं कि वो कुछ प्लांट्स होते हैं ना उनकी रूट्स में भी उग आती हैं, है ना। दीज प्लांट्स सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द फंगी, और ये प्लांट्स जो रहते हैं वो सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स किसे, फंगी को। एंड इन टर्न फंगाई सप्लाई मिनरल्स एंड वाटर टू द प्लांट्स, और उसके बदले में फंगाई क्या करती है, मिनरल्स और वाटर जो है वो प्लांट्स को सप्लाई करती है।
सम फंगी एंड अलगी लिव टुगेदर, कुछ फंगी और अलगी एक साथ रहती हैं, और द फंगी प्रोवाइड्स वाटर मिनरल्स एज वेल एज शेल्टर टू अलगी। फंगी क्या क्या प्रोवाइड करती है? वाटर, मिनरल और शेल्टर, किसको? अलगी को। और इन रिटर्न अलगी प्रोवाइड्स फूड टू द फंगी, और इसके बदले में अलगी फूड प्रोवाइड करती है किसे? फंगी को। लीचन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिम्बायोसिस बिटवीन अलगी एंड फंगी। इसी तरह एक लीचन नाम की एक प्लांट होती है जो, देखिए यहाँ पर हमें 4.5 इसमें दिखाया है उसका पिक्चर, है ना। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल है जो सिम्बायोसिस प्रोसेस से बनता है। ठीक है। अब हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। हाउ डू द हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स लीव? तो वह किस तरह से रहते हैं? फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड? और वो कहाँ से फूड जो है लेते हैं? हैव यू सीन अ येलो वायर लाइक लीफलेस क्लाइंबर प्लांट ग्रोइंग ऑन अ बिग ट्री? क्या कभी आपने येलो कलर का एक वायर की तरह से लीफलेस, जिसमें पत्तियां भी नहीं होती है, क्लाइंबर देखी है क्या किसी प्लांट पे? अक्सर देखो जंगल वाले जो पेड़ पौधे होते हैं ना बड़े बड़े, उन पर एक पीला वायर की तरह बहुत सारी लपटी हुई एक वायर टाइप बेल दिखाई देती है जिसमें पत्ते भी नहीं होते हैं। इसे कोई कोई अमर बेल भी बोलता है ना, मराठी में या हिंदी में। और जो रहती है ना इस तरह का जो बेल होती है या क्लाइंबर होती है ना, तो वही जो रहती है क्या करती है? खुद का जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं करती, बल्कि जिस पर वो रहती है उसी से अपना फूड लेती है। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स टू ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड एज पैरासिटिक प्लांट्स। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो फूड और जो फूड किसी दूसरे प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं उसे पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोरांथस एंड कस्काटा एट्सेट्रा। कस्केटा है और लोरैंथस नाम की जो वनस्पति है, जो प्लांट्स हैं, वो इसी के उदाहरण हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल द कस्केटा इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट। कस्केटा जो प्लांट होता है ना वो दूसरे होस्ट प्लांट पर डिपेंड रहता है, हैंस इट इज़ सेड टू बी कम्प्लीटली पैरासिटिक प्लांट। और इसलिए इसे पैरासिटिक प्लांट कहते हैं क्योंकि पूरी तरह से फूड पर वह दूसरे प्लांट पर, होस्ट प्लांट पर, जिस पे वो बढ़ता है ना उसी पर डिपेंड रहता है। यू मस्ट हैव ऑल्सो नोटिस्ड लोरैंथस दैट ग्रोज ऑन ट्रीज। इसी तरह एक लोरैंथस नाम का जो प्लांट होता है वह भी ट्रीज पर बढ़ता है। यहाँ देखिए लोरैंथस दिखाया गया है किस तरह का होता है, ये 4.5 पिक में। अभी हम यहाँ पर देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट 4.7 का जो पिक दिखाया है हमें ड्रोसेरा बुरमैनी क्या है ना, यहाँ पे देखिए किस तरह का प्लांट है। वी हैव सीन हाउ सम प्लांट्स फीड अपॉन इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुछ प्लांट्स जो रहते हैं क्या खाते हैं? कीड़े, इंसेक्ट्स खाते हैं। क्यों? न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए। दिस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जनरली ग्रो इन सॉइल और वाटर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स। The plant body of the Drosera burmani has a फ्लावर लाइक अपीयरेंस। देखिए ये जो प्लांट होता है ना फ्लावर की तरह दिख रहा है, हमें दिख रहा है कितना, एक ऐसा ऑरेंज रेड सा फ्लावर टाइप दिख रहा है ये प्लांट। इट ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड। ये बिल्कुल मैदान जो होता है ना उसमें एकदम उसको लग कर लगता है, मतलब उससे चिपका हुआ रहता है। इट्स लीव्स आर अट्रैक्टिवली पिंक और रेड इन कलर। उसकी जो लीव्स होती हैं पिंक या रेड कलर की होती है विथ हेयर्स एट द मार्जिन, और उसके मार्जिन पर हेयर दिखाई देते हैं, हमें इसमें भी दिख रहे हैं देखिए पिक में। ड्रॉपलेट्स ऑफ अ स्टिकी सब्सटेंस फाउंड एट द टिप्स ऑफ द हेयर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। और इस पर ना एक चिपचिपा पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है इसके टिप्स पे, और जो हेयर, इसके जो हेयर रहते हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और ये चिपचिपे पदार्थ की वजह से इंसेक्ट उस पर चिपक जाते हैं और फिर ये उसको क्या कर लेता है? फीड करता है। द साइंटिस्ट जॉनस बर्मन identified this plant in Sri Lanka in 1737, hence the plant is named after him. तो साइंटिस्ट जो हैं जॉनस बर्मन, उन्होंने इस प्लांट को श्रीलंका में 1737 में आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद उसका नाम पड़ा। अभी देखिए आप
इसी तरह से हमें पिचर प्लांट के बारे में भी पता है ना, वह भी इसी तरह का एक प्लांट होता है जो इंसेक्ट्स को खाता है। ठीक है, अभी यहाँ हम देखेंगे सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिंग प्लांट्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, देखिए हम कभी कभी देखते हैं ना, बहुत सड़े गले हुए तने पड़े हुए रहते हैं पेड़ों के, है ना, बड़े बड़े पेड़ गिरकर पड़े हुए रहते हैं, या फिर कहीं बहुत कचरा होता है जहाँ पर लकड़ियाँ भी पड़ी रहती है। तो ऐसे समय में या फिर कोई एनिमल्स की डिकेड बॉडी होती है पड़ी हुई, तो वहाँ पर कभी कभी हमें कुछ ऐसे प्लांट्स उगे हुए दिखाई देते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फंगी लाइक मशरूम, है ना, मशरूम टाइप की जो फंगी वहाँ पे हमें उगी हुई दिखाई देती है। एंड यीस्ट आर सेप्रोफाइट्स, तो इस तरह के जो मशरूम्स और यीस्ट इस तरह के डिकेइंग बॉडी पर प्लांट की हो या फिर एनिमल की हो उस पर उगे हुए दिखाई देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। Fungi secrete digestive enzymes on the dead remains to digest or break down the carbon compounds that contain। अब फंगाई क्या करती है, सिक्रीट करती है कि निकालती है क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालती है, किस पर, डेड रिमेन्स पर, टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड्स दे कंटेन, उसमें जो भी कार्बन कंपाउंड्स होंगे उसे ब्रेक डाउन करने के लिए। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, और इस तरह से वह एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें से क्या एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। अभी यहाँ पर हमें दिया है ऑलवेज रिमेंबर फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू सम फंगाई। कभी कभी जो फूड होता है ना उस पर हमें फंगी उगी हुई दिखाई देती है, इसकी वजह से फूड खराब होता है। सम फंगाई कॉज डिजीजेस और इलनेस वाइल सम फंगाई हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। कुछ फंगाई जो होती है उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं ना, ये कोरोना के बाद भी कुछ ऐसे जो डिजीज़ हैं वो अभी बाहर आ रहे हैं। जैसे हमने देखा कि ब्लैक फंगाई बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर हमें दिखाई दी, जो न्यूज़ में भी बहुत सारा हमें बताया जा रहा था, है ना। तो वो इसी तरह का एक प्रकार की डिजीज़ होती है। तो फूड भी इसी फंगाई की वजह से स्पॉइल्ड होता है, या फिर किसी फूड आइटम में इस तरह की फंगाई हो और उसकी वजह से अगर बाई चांस हम उससे ले लें तो वह फिर हमें क्या होता है, उस तरह की डिजीज़ होने की संभावना रहती है। कुछ फंगाई जो रहती है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, लेकिन कुछ की वजह से हमें डिजीजेस हो सकते हैं। यीस्ट एंड सम मशरूम्स आर यूज़फुल, तो यीस्ट और मशरूम्स जो होते हैं वह यूज़फुल होते हैं। यीस्ट इज़ यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड फॉर मेकिंग ब्रेड। हमें पता है कि यीस्ट से ब्रेड वगैरह बनाया जाता है। मशरूम्स आर अ रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन। उसी तरह से मशरूम जो होते हैं उसमें आयरन और विटामिन बहुत होते हैं। अभी रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ देयर डेफिशिएंसी ऑन प्लांट्स। अगर न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी प्लांट्स पर होती है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। अभी देखिए न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन है, उसका फंक्शन क्या है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल एंड सिप्टोप्लाज्म। और अगर वो नहीं मिला तो इफ़ेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी क्या होता है प्लांट्स पर, उसकी वजह से प्लांट्स पे क्या डेफिशिएंसी होती है। तो रिटार्डेड स्टंटेड ग्रोथ, उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है, और लीव्स जो होती हैं वो येलो हो जाती हैं, पीले पड़ जाते हैं, पत्ते क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। रिटार्डेड उनकी ग्रोथ होती है, अच्छी तरह से बढ़ नहीं पाते हैं वो पौधे। फॉस्फोरस का क्या फंक्शन है, तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फॉस्फोरस जो होता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, अर्ली लीफ फॉल। अगर फॉस्फोरस नहीं मिल पाता है प्लांट्स को तो बहुत जल्दी पत्ते गिरने लगते हैं। लेट फ्लावरिंग, फूल देर से आते हैं। स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स, और रूट्स की जो बाढ़ है वो भी, ग्रोथ है वो भी बहुत स्लो होती है। पोटेशियम फंक्शन है नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, पाचन के लिए या उनके आगे की प्रक्रिया के लिए, यह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर नहीं इसका जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से क्या होता है प्लांट्स में, वीक स्टेम, उसके जो तने होते हैं वो वीक होते हैं। विल्टिंग ऑफ लीव्स,
फेलियर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, और यह जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। मैग्नीशियम की वजह कमी की वजह, मैग्नीशियम का पहले तो क्या फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम अगर रहेगा तो जो प्लांट्स है वह उसमें क्लोरोफिल प्रोड्यूस होता है और उसका इफ़ेक्ट्स क्या होता है, उसका डेफिशिएंसी इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, स्लो रिटार्डेड ग्रोथ, सेम ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है, और होती भी है तो रिटार्डेड मतलब बहुत ख़राब सी ग्रोथ होती है, और येलोइंग ऑफ लीव्स, इसकी वजह से भी लीव्स जो हैं वो येलो होते हैं। उसके बाद आयरन की फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, सेम जो मैग्नीशियम और आयरन का क्या फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, और अगर नहीं प्रॉपर मिल पाता है तो इफ़ेक्ट क्या होता है, येलोइंग ऑफ लीव्स, पत्ते जो हैं वो पीले हो जाते हैं। मैग्नीज, प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट हार्मोन्स, प्लांट में हार्मोन्स बनाने के काम में आता है, और अगर उसे वह नहीं मिल पाता है तो रिटार्डेड ग्रोथ होती है अगेन, और स्पॉटेड लीव्स होते हैं, लीव्स पर अलग ऐसे स्पॉट्स आ जाते हैं। और जिंक की कमी, जिंक का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर इंटरमीडिएट्स, तो इसका प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स होता है, इससे मतलब हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और अगर इसका ये प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है, और येलोइंग ऑफ लीव्स मतलब ये लीव्स जो है येलो कलर की होती है। इसलिए हर प्लांट्स के लिए यह सारे न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखेंगे हम। दिस कंसेप्ट रेफर टू द बॉडीज नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स, मोड ऑफ इंजेस्टिंग फूड एंड इट्स यूज इन बॉडी, which are various nutrients in food, for what purpose are the nutrients used। अब कोई भी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है और उसका क्या उपयोग है, यह हम अभी देखेंगे। न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड, तो फूड से हमें जो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उससे बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमारी बॉडी में उसकी ज़रूरत होती है। दे आर सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड, और ये हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। द फूड दैट वी कंज्यूम डज नॉट मिक्स विद ब्लड एज इट इज़, इट नीड्स टू कन्वर्ट इनटू सॉल्युबल फॉर्म्स एंड दैट कैन ईजिली मिक्स इन ब्लड, तो जो भी हम फूड खाते हैं वो वैसे ही की वैसे ही हमारी बॉडी में मिक्स नहीं होता है, बल्कि वह ब्रेक डाउन होता है अंदर जाकर, और फिर ब्लड में उसका जो भी जूसेस हैं वो मिलते हैं, और ब्लड के थ्रू फिर हमारी बॉडी में वह मिक्स होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व वेरियस स्टेप्स फ्रॉम इंजेशन टू इजेशन, तो इस तरह से इसमें एनिमल्स जब फूड लेता है तो उसकी बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। तो न्यूट्रिशन की जो स्टेप्स हैं एनिमल बॉडी में इंजेशन और इजेशन के थ्रू होती है। तो स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, पहले हम इंजेशन देखेंगे। तो फर्स्ट है फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी, इंजेशन का मतलब है फूड जो हम खाते हैं। डाइजेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स, डाइजेशन मतलब फूड कन्वर्ट होता है सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स में। फिर उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्युबल फूड टू द ब्लड, जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में जो भी फूड है वह ब्लड में ट्रांसफ़र होता है। फोर्थ है एसिमिलेशन, utilization of absorbed food by cells and tissues for energy production, growth and repair। assimilation की प्रोसेस में एब्जॉर्ब फूड जो रहता है वो सेल्स के द्वारा, टिश्यूज़ के द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन होता है और ग्रोथ होती है हमारी, और जो भी बॉडी के सेल्स होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और फिफ्थ है इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी, और बॉडी में से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो निकाल दिए जाते हैं, जिसे हम इजेशन कहते हैं। सो ये स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन की एनिमल बॉडी के लिए। अभी यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखिए इंजेशन ऑफ फूड यहाँ ऊपर हमें दिया है डिफरेंट एनिमल्स में, है ना, लाइक सॉलोइंग करते हैं कुछ एनिमल्स, कुछ चीविंग करते हैं, कुछ सकिंग, स्क्रैपिंग, नॉइंग, तो यह सब उनके टाइप्स है इंजेशन के, मतलब फूड इंजेशन के। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में न्यूट्रिशन के
किस तरह से टाइप्स होते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन पहला है, हाउ डज इंजेशन ऑकर इन यूनिसेल्युलर एनिमल लाइक अमीबा। अमीबा जो होता है यूनिसेल्युलर एनिमल, वो किस तरह से फूड को लेता है। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पिक्चर के वे में भी दिखाया गया है 4.9 है ना, अमीबा फूड पार्टिकल दिख रहा है। फिर यहाँ पर ऊपर में ब्लू एरो से देखते जाइए किस तरह से उसमें वह इंजेक्शन की प्रोसेस हो रही है। फिर फूड पार्टिकल यहाँ जा रहा है और एक न्यूक्लियस ब्लैक होल टाइप पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ना। और फिर सबसे अब भाग में हमने देखा कि वह किस तरह से फूड पार्टिकल अंदर की तरफ लिया उसने, ठीक है ना। अमीबा डज नॉट हैव ऑर्गन लाइक हैंड्स एंड माउथ। इसको हैंड्स या माउथ कुछ नहीं होते, ये एक यूनिसेल्युलर एनिमल है। इट इज़ अ यूनिसेल्युलर एनिमल, इट कैन टेक इन फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ इट्स यूनिसेल्युलर बॉडी। ये अपने किसी भी भाग से फूड पार्टिकल को अंदर की तरफ लेता है। It surrounds the food particle from all sides to take it into the cell. ये कहीं से भी फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है, टेक इट इनटू द सेल, अपने सेल में लेता है। आफ्टर दैट इट डाइजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। और उसकी बॉडी में जो भी एंजाइम्स होते हैं उसकी हेल्प से ये फूड को डाइजेस्ट करता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज़ लेफ्ट बिहाइंड एज द अमीबा मूव्स फर्दर विद द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया। और उसके बाद वह क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को भी पीछे छोड़ देता है। इन यूनिसेल्युलर एनिमल्स लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामोशियम एट्सेट्रा, ऑल द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑकर विद इन देयर यूनिसेल्युलर बॉडी। इस तरह से जो यूनिसेल्युलर एनिमल्स होते हैं, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामोशियम है, इसी तरह से फूड को अपनी बॉडी में लेते हैं और क्या करते हैं, लेफ्ट भी करते हैं। इंसेक्ट्स हैव माउथ पार्ट्स फॉर इंजेशन ऑफ फूड। इसी तरह इंसेक्ट्स या कीड़े जो रहते हैं उनको माउथ पार्ट होता है, मुंह होता है, जिससे वो फूड को इंजेक्शन करते हैं या लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स लाइक द कॉकरोच एंड ग्रास होपर विच निबल हैव जॉ लाइक माउथ पार्ट। इनका जो मुंह होता है ना, एक जॉ लाइक माउथ पार्ट होता है, ऐसा निकला हुआ। बटरफ्लाइज सक फूड विथ अ ट्यूब लाइक प्रोबोस्किस और प्रोबोसिस। ये बटरफ्लाइज जो रहती हैं उनका भी ट्यूब की तरह से एक फूड सक करने का एक पार्ट होता है, जिससे वो अंदर की तरफ फूड सक करती हैं। मस्कीटोज एंड बेड बग्स यूज़ अ निडल लाइक माउथ पार्ट। मस्कीटोज, मच्छर और बेड बग जो होती हैं उनको भी क्या होता है, निडल की तरह माउथ पार्ट होता है। टू पायरस एंड ट्यूब लाइक माउथ पार्ट टू सक ब्लड और अदर फ्लूइड्स, जिससे वो ब्लड या जो भी अदर फ्लूइड्स होते हैं, जो पतले जो पदार्थ होते हैं, वो अपने माउथ पार्ट से लेते हैं। सो हाउ विल यू क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड टाइप। अभी देखिए हमने तो देखा है, तो इसमें हम बता सकते हैं कि किस तरह से वह अपना अन्न खाते हैं। तो इन एनिमल्स को देखकर हम जान सकते हैं कि उनकी फूड हैबिट्स कैसी होती हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड एज। और फूड टाइप के अकॉर्डिंग भी एनिमल्स को हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हर्बीवोरस, उसके नाम से ही हम जानते हैं कि जो हर्बीवोरस जो होते हैं दे यूज़ प्लांट्स डायरेक्टली एज देयर फूड। वो प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं। एग्जाम्पल आर ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रेनिवोरस, सीड ईटर्स, फ्रूगीवोरस, फ्रूट ईटर्स एट्सेट्रा। मतलब कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स डायरेक्टली खाते हैं, कुछ ग्रेज करते हैं। काऊ और बफेलो है ना, हम बोलते हैं वो चरती हैं, चारा खाती हैं, है ना, तो ग्रेजिंग बोलते हैं उसको। और ग्रेनिवोरस यानी कुछ सीड ईटर होते हैं, बीज खाते हैं, और कुछ फ्रूट ईटर्स होते हैं, ठीक है। फिर है कार्निवोरस, एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कार्निवोरस। और जो एनिमल्स फूड के लिए अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोरस आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट और फॉर फूड। और कार्निवोरस जो रहते हैं इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। किस तरह से कि ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और यह जो एनिमल्स घास खाते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली ये उन पर डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल्स आर एनिमल्स दैट फीड ऑन हर्बीवोरस प्रीडेटर्स, एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स इंसेक्टिवोरस। इस तरह से जो एनिमल्स हर्बीवोरस को खाते हैं और जो एनिमल्स इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस कहते हैं।
ये देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया, देखिए यहाँ पे द आंट ईटर इज़ फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ये आंट ईटर है ना, और ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। द बॉबकेट और ऊद मांजर इज़ एन आंट ईटिंग एनिमल फाउंड इन इंडिया। इससे हम इंडिया में भी हम देख सकते हैं, ठीक है। ऊद बिलाव भी बोलते हैं इसको, बॉबकेट या ऊद बिलाव, ठीक है ना। अभी थर्ड है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। एग्जाम्पल्स आर मंकी, चिंपांजी, ह्यूमन। अब ये हम ओमनीवोरस तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लीनिंग एंड कंजर्विंग द एनवायरनमेंट बाय द वेरी एक्ट ऑफ फीडिंग दैमसेल्व्स। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो क्या करते हैं, आसपास का जो वातावरण है उसे क्लीन करने में, उसे कंजर्व करने में एनवायरनमेंट के लिए बहुत मददगार होते हैं। दे आर कॉल्ड स्केवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। ऐसे एनिमल्स को हम स्केवेंजर्स और डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, सारा जो गंदगी है एक तरह से अपनी अर्थ पे ख़राब डिकेइंग मटेरियल की, उससे साफ़ करने का काम करते हैं। स्केवेंजर्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स। मतलब कहीं भी एनिमल्स की डेड बॉडीज़ पड़ी है उसे ये खा लेते हैं। फॉर एग्जांपल वल्चर है, क्रो है, हाइना है, ठीक है। और डिकम्पोजर्स आर सम माइक्रोब्स विच ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग डेड बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स और अदर मटेरियल्स। और इसी तरह से डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? ये माइक्रोब्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि कहीं भी डेड बॉडीज़ और डिकेइंग मटेरियल्स पड़े हों उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, और उसे फिर वो डिकम्पोज करके मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, समझ लो वो मिट्टी में मिल जाती हैं वो चीज़ें, तो उन्हें डिकम्पोजर कहा जाता है, ठीक है। अभी यहाँ है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। सम इंसेक्ट्स, यूनिसेल्युलर एनिमल्स एटसेट्रा ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स बाय एब्जॉर्बिंग द लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स और फ्रॉम द एनवायरनमेंट। दिस इज सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल हाउस फ्लाइज, ants, स्पाइडर्स एट्सेट्रा। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं या फिर यूनिसेल्युलर एनिमल्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से प्राप्त करते हैं, डेड बॉडीज़ एनिमल्स की हो या डिकेइंग बॉडीज़ हो प्लांट्स की, उधर से ये अपना जो भी खाने का काम है वो करते हैं, और दिस इज सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। इसे सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं? हाउस फ्लाइज है, आंट्स है और स्पाइडर्स आते हैं। उसके बाद है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो हैव यू सीन स्मॉल एनिमल्स ऑन बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड बफेलोज। हम अक्सर देखते हैं डॉग्स या बफेलोज के ऊपर हमें ऐसे बारीक बारीक कीड़े दिखाई देते हैं ना, कीड़े होते हैं, विच आर दो स्मॉल एनिमल्स। वो भी छोटे एक तरह के एनिमल्स होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं। फ्रॉम वेयर डू दीज लिटिल एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड। तो ये जो लिटिल एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स की बॉडीज़ पर होते हैं, वो अपना फूड कहाँ से पाएंगे? नेचुरली जिसके ऊपर वह रहते हैं उसी से पाएंगे। तो सम एनिमल्स डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स फॉर फूड। तो कुछ जो एनिमल्स रहते हैं वो दूसरे एनिमल्स से अपना फूड प्राप्त करते हैं। दे कैन ऑब्टेन द फूड ओनली फ्रॉम एनिमल्स ऑन होम दे आर डिपेंडेंट। तो जिसके भी बॉडी पर रहते हैं ना उसी से अपना फूड लेते हैं। दे कैन ऑब्टेन द फूड ओनली फ्रॉम एनिमल्स ऑन होम दे आर डिपेंडेंट। दिस इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इन्हें पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और सम एनिमल्स लिव ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ अदर एनिमल्स एंड ऑब्टेन देयर फूड बाय सकिंग देयर ब्लड। कुछ एनिमल्स जो रहते हैं ना वो दूसरे एनिमल्स पर रहते हैं, उनसे फूड प्राप्त करते हैं। किस तरह से? उनका ब्लड सक करके, उनका ब्लड चूस कर। तो दिस इज कॉल्ड एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। इन्हें हम एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स, और इन्हें एक्टोपैरासाइट्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लूज, बेडबग, टिक एट्सेट्रा। तो इस तरह के छोटे छोटे ये जो कीड़े होते हैं ना एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स पर पाए जाते हैं। जैसे मोस्टली काऊ है, बुफेलो है, डॉग्स है,
गोट है, उनकी बॉडीज़ में कभी कभी ये हो जाते हैं, टिक्स भी बोलते हैं जिन्हें हम। सो एनिमल्स लाइक टैपवर्म एंड राउंड वर्म्स live inside the body of other animals and obtain their food, and this is endoparasitic nutrition. So और इसी तरह से animals like tapeworm and roundworms जो रहते हैं वह animals की body के अंदर पाए जाते हैं और उन्हीं से वह food प्राप्त करते हैं. So this is endoparasitic nutrition. इन्हें endoparasitic nutrition कहा जाता है, and these animals are known as endoparasites. और ऐसे animals को endoparasites भी कहा जाता है. सो बच्चों, ये आपका लेसन हुआ है, तो आपको ये लेसन कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, और अभी मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज देती हूँ. ठीक है, काफ़ी सारे लेसन्स हम लोग कर चुके हैं, साइंस के, हिस्ट्री के और अदर सब्जेक्ट्स के भी, मैथ्स को छोड़कर. तो आप स्कूल के साथ में हमारा लेसन्स अच्छे से मैच कर रहे हैं क्या, उस तरह आप बताइए, या फिर कुछ और फास्ट लेना है तो मुझे कमेंट करके बताइए. ठीक है, तो आप ये लेसन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक्सरसाइज दूंगी.